बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है हमारा एडीपी का सेकंड यूनिवर्स। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थ। अर्थ जैसे कि आपको पता है कि हमारा होम प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। हमारी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए पानी, हवा, ज़मीन, मिट्टी, पौधे उगाने के लिए ये तमाम चीज़ें अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। अगर हम अर्थ की जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अर्थ जो है वो कितने साल पहले बनी, या कितने साल पहले जो है वो अर्थ बनने का सिस्टम जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसका सोलर सिस्टम में कौन सा नंबर है कि अगर हम उसके साइज़ के ऊपर देखें, उसके डायमीटर वाइज देखें तो किस नंबर के ऊपर आती है। और उसके बाद उसका सोलर सिस्टम के अंदर इम्पॉर्टेंट काम कि अगर अर्थ जो है उसके ऊपर तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मौजूद हैं तो किस वजह से हम उसको एक आइडियल प्लैनेट कहते हैं। सबसे पहले अर्थ के बारे में ये कंसीडर किया जाता है कि अर्थ भी हमारी तभी जो है वो ओरिजिन हुआ था अर्थ का, जब हमारे पास सोलर सिस्टम बना था। और सोलर सिस्टम आपको पता है कि बिग बैंग थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में आया। उससे पहले जितने भी रॉक और डस्ट पार्टिकल्स थे वो स्पेस में मौजूद थे। गैसेस तमाम सारी की सारी गैसेस एक जगह पे इकट्ठी हुई। उसके बाद किसी भी एक रीज़न की वजह से जब वो गैसेस आपस में कोलाइड हुई तो उस कोलिजन के नतीजे में फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग कहा जाता है। उसके नतीजे में जितनी भी रॉक पार्टिकल्स थे, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे, वो सारे के सारे स्पेस के अंदर बिखर गए। उन्हीं के एक दूसरे से दूर जाने के नतीजे में वहाँ पे बने सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज़, और इसी सारे को हम कहते हैं यूनिवर्स। जिसका यूनिवर्स एक बहुत सबसे बिगेस्ट यूनिट है हमारी स्पेस का। यूनिवर्स के बाद हम यूनिवर्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास गैलेक्सीज़ भी हैं, हमारे पास सोलर सिस्टम्स भी हैं, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास प्लैनेट्स भी हैं। कुछ फॉर्म में हमारे पास स्पेस के अंदर गैसेज़ हैं और कुछ फॉर्म में डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए it is believed to be formed around the same time when solar system was, and this era was 4.5 billion years ago। ये एमसीक्यू भी है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी पेपर्स में पूछा जाता है कि कितने बिलियन ईयर्स पहले। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो अर्थ बनी थी, जबकि हमारे पास जो है वो सोलर सिस्टम हमारा बना था। अगर हम इसकी स्पेस को देखें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। डायमीटर को देखें तो 8000 माइल्स इसका डायमीटर है। और अगर हम ये देखें कि किस प्लेनेट में कि ये सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, तो ये सन के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है। डिस्टेंस इसका सन से है 93 मिलियन माइल्स। अब अर्थ जो है वो आइडियल, मैंने आपको बताया था कि स्पेस है, तो हम उसको आइडियल स्पेस किस वजह से कहते हैं। सबसे पहले एक तो हम कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जो है ना वो तमाम चीज़ जस्ट परफेक्ट है। अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई ज़्यादती हो, हर चीज़ बैलेंस्ड है। इसके ऊपर जो इन्वायरमेंट है वो वार्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गर्म है वो इन्वायरमेंट इसके ऊपर नहीं है। फिर हम कहते हैं इट हैज़ वाटर बट नॉट टू मच। इसके ऊपर पानी है लेकिन इतना भी ज़्यादा पानी नहीं है कि हर टाइम फ्लड्स आते रहें या फ्लडिंग होती रहे। तो मतलब पानी है लेकिन नॉर्मल अमाउंट के अंदर है, और बैलेंस्ड क्वांटिटी के अंदर पानी जो है वो मौजूद है। इसी बैलेंस सिचुएशन को वो रिज़ेम्बल करते हैं साइंटिस्ट गोल्डीलॉक्स प्लैनेट के नेम से। गोल्डीलॉक्स क्या है? गोल्डीलॉक्स एक जो है वो बुक का नेम है, और इसके अंदर एक जो है वो लड़की थी जिसके पास 3 बियर्स थे, और वो जस्ट उसको हर चीज़ वो पसंद आती थी जो कि हर जो क्वांटिटी उसके अंदर या हर मिकदार जो है वो बैलेंस हो। जैसे कि उसका जो पोर्च था वो हॉट था लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था, मतलब वार्म होता था। उसका जो बेड होता था वो भी जो है वो हॉट बहुत ज़्यादा नहीं होता था और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, यानी कि उसको हर चीज़ बैलेंस पसंद थी उस लड़की को। तो उसी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर भी क्योंकि हर चीज़ बैलेंस्ड है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसको गोल्डीलॉक्स प्लैनेट के नेम देते हैं, रिज़ेम्बलेंस करते हैं, कंपैरिज़न। अब यहाँ पे भी मैंने कंपैरिज़न जो है वो शो करने के की कोशिश की है। अगर आप इसके ऊपर फ़ोकस करें तो हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो वार्म है बट नॉट टू हॉट, मतलब बैलेंस है। इसके ऊपर पानी है बट नॉट टू मच, मतलब पानी भी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस नहीं है इसकी। दूसरी तरफ अगर हम उस वर्ड की बात करें जिसके साथ अर्थ को जाना जाता है, जिसके साथ अर्थ को रिज़ेम्बल किया जाता है, जैसे कि गोल्डीलॉक्स प्लैनेट अर्थ का दूसरा नेम है। ये गोल्डीलॉक्स प्लैनेट असल में साइंसदान जो हैं ये अर्थ को ही कहते हैं, और क्यों कहते हैं
क्योंकि गोल्डीलॉक एक गर्ल का नेम था जिसको हर चीज़ बैलेंस पसंद थी, तो उस नॉवल के नेम से फिर इस प्लैनेट को कह दिया कि ये भी एक गोल्डीलॉक प्लैनेट है जिसके ऊपर हर चीज़ बैलेंस क्वांटिटी के अंदर जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ, तो अर्थ जो है उसके ऊपर पानी भी है। अगर हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो स्पेस से अर्थ को देखते हुए हमें ये एक ब्लू मार्बल की तरह का ग्लोब नज़र आता है, जिसके ऊपर वाइट स्वर्ल्स भी हैं, जिसके ऊपर ग्रीन ब्राउन येलो कलर की एरियाज भी हैं। तो अगर हम इसको देखें कि कैसे, तो जो वाइट कलर आपको स्पेस से यानी खला से अगर आप ज़मीन को देखें, तो खला से ज़मीन को देखने के बाद जो आपको वाइट कलर नज़र आएगा, वो जो लाइट होगा थोड़ा-सा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, थिन होगा, वहाँ पे वो बनाएगा क्लाउड्स। और अगर वो बहुत ज़्यादा थिन है, मतलब एक ख़ास जगह पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा वाइट कलर, तो उसका मतलब होगा कि ये आइस है। फिर इसी तरह से खला से अगर हम ज़मीन को देखते हैं, इस ग्लोब को, तो ये हमें जो है वो ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर की भी नज़र आती है। तो ये जो ब्राउन, येलो और ये जो ग्रीन है, ग्रीन आपके पास फॉरेस्ट होंगे, जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा जंगल है। खला से अब देखेंगे हम ज़मीन को, तो वो ऑब्वियसली वहाँ से नज़र आएगा। फिर ब्राउन और येलो जो है ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर आपको ब्राउन कलर से आपको जहाँ-जहाँ पे स्पेस से देखने के बाद जो है वो ब्राउन कलर नज़र आएगा। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे लाइफ़ जो है वो लोग रहते हैं, या फिर वहाँ पे जो है वो ज़मीन है या डेज़र्ट है, ये भी हो सकता है। और जहाँ पे वाइट होगा वहाँ पे स्नो भी हो सकती है, और वहाँ पे पानी भी हो सकता है। जहाँ पे ब्लू होगा, ब्लू में आपके पास जो है वो पानी होगा, 71% तक जो है वो हमारे पास पानी है, और वाइट में क्लाउड्स और स्नो। ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो अर्थ को हम डिवाइड किस तरह से करते हैं स्टडी करने के लिए, तो हम अगर अर्थ की जो है वो डिवीज़न करें, तो हमारे पास जो है वो 2 पोर्शंस इसके बन जाते हैं। हम अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन के साथ जो है वो शो करते हैं। हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है? इस अर्थ के ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये होगा नहीं कि हम ऐसे अर्थ को कट करें, लेकिन हम सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। सेंटर जो हमारे पास होगा उसको हम कहेंगे दिस इज अ इक्वेटर। इक्वेटर मींस सेंट्रल लाइन, बैलेंस सेंट्रल लाइन। जो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे आपके पास आ गया साउथ पोल। ठीक है, ये आपके पास है साउथ, और ये आपके पास है नॉर्थ पोल। ये आपके पास दो पोल्स हैं अर्थ के अंदर। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लाइन है, ठीक है? जैसे आप इन पोल्स के ऊपर देखेंगे, तो पोल्स के ऊपर आपको मोस्टली स्नो मिलेगी। पोल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जैसे ही पोल से आप इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो है वो आपके पास यहाँ पे बैलेंस कंडीशन आ जाएगी, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी होगी। इस नॉर्थ पोल को हम एक और नेम भी दे देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आप इसको नॉर्थ पोल भी कह सकते हैं, और आप इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। और जो आपके पास साउथ पोल है, आप इसको साउथ पोल भी कह सकते हैं, और आप इसको साउदर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। ये दो नेम्स हैं आपके पास। अब जहाँ पे भी मैं ये वर्ड्स यूज़ करूँगी, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि नॉर्थ पोल है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो है ये साउथ पोल है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी, तो अर्थ के अंदर जो है वो इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर जिसको मैंने ड्रॉ किया, आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसी के ऊपर जो है वो फॉरेस्ट भी मिलते हैं, और इसी के ऊपर आपको जो है वो रिवर्स और ओशंस भी मिलते हैं। अब अगर हमने किसी भी जो है वो अर्थ के ऊपर किसी भी चीज़ को लोकेट करना हो, या फिर इसी अर्थ का एग्जैक्ट जो है वो नंबर ऑफ रोटेशन देखनी हो, या फिर इसकी ग्रेविटी फाइंड करनी हो, या इसके बारे में कोई भी मेजरमेंट करनी हो, तो उसके लिए हम मॉडर्न टेक्निक में जियोडेजी टेक्निक यूज़ करते हैं। जियोडेजी इज़ द मेथड ऑफ मेजरमेंट्स, मेथड ऑफ मेयरिंग। हम इसके अंदर जो है वो मेयर करते हैं डिफरेंट अर्थ के पैरामीटर्स को। मेयरिंग ऑफ ग्रेविटी, हम इसके अंदर ग्रेविटी को मेयर करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो अर्थ की शेप को और उसकी रोटेशन को,
तो ऐसा मेथड जिसके अंदर हम अर्थ की ग्रेविटी को देखें, एग्जैक्ट मेजर करें शेप को और रोटेशन को मेजर करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जियोडेजी। ठीक है, जियो मीन्स आपके पास आ जाएगा अर्थ एंड डेजी मीन्स आपके पास आ जाएगी मेजरमेंट, मेजरमेंट अर्थ की यानी कि लैंड की। अब इस अर्थ मेजरमेंट को हम किस तरह से करते हैं, इसके लिए हम डिफरेंट सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं जो कि स्पेस के अंदर मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम जीपीएस यूज़ करते हैं और जीपीएस आपको पता है कि हमें एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन दे देता है। जीपीएस से आप किसी भी जगह की लोकेशन फौरी तौर पे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जियोडेजी में एक्चुअली मैथ्स के फार्मूलाज और कैलकुलेशंस को यूज़ किया जाता है ताकि हम एग्जैक्टली लोकेट कर सकें कि हमारी जो अर्थ है उसकी रोटेशन क्या है, उसकी शेप क्या है और कितनी ग्रेविटी जो है वो कंटेन करती है। आपने अगर किसी भी अर्थ के ऊपर किसी भी कंट्री को अगर आपने फाइंड करना हो या किसी पर्सन की लोकेशन फाइंड करनी हो, अगर उसने आपको लिंक सेंड किया हो तो आप मैप ओपन करते हैं। वो मैप आपको जीपीएस के थ्रू जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो इसी प्रोसेसेस को यूज़ करके आप जियोडेजी इस टेक्निक का नेम है, इसकी हेल्प से आप अर्थ की ग्रेविटी, उसकी शेप और उसकी रोटेशन के बारे में जो है वो एग्जैक्टली जो है वो कंफर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थ के जो अबाउट इम्पोर्टेंट बात के इसका ऑर्बिट। अब ये जानना ज़रूरी है कि अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में तो रोटेट करती है, लेकिन इसके ऑर्बिट की जो है वो शेप क्या होती है। अर्थ के जो ऑर्बिट की शेप होती है वो स्फेरिकल है, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली स्फेरिकल नहीं रहती। जब ये रोटेट कर रही होती है तो इसकी जो शेप है वो ओवल शेप भी होती है, यानी कि सिर्फ स्फेरिकल नहीं रहेगी, ये अपनी जो शेप है उसको ये ओवल शेप भी हम इसको कहते हैं। और अगर हम इसके जो ड्यूरिंग रोटेशन इसके नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल को देखें तो ड्यूरिंग रोटेशन ये जो पोल्स हैं ये आपको फ्लैट नज़र आते हैं। अर्थ की जो रोटेशन है वो वॉम्पली मोशन होती है और इसकी जो शेप है वो आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा से जो है वो राउंड होना स्टार्ट। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो रोटेशन है वो कैसे होती है। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और समझने वाली थोड़ी सी बात है कि अर्थ की जो है वो रोटेशन, रोटेशन के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में जो अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है, रोटेशन इन अ ऑर्बिट, अपने जो ऑर्बिट के अंदर ये रोटेशन कंप्लीट करेगी तो ये रोटेशन कंप्लीट होती है 365 डेज में। और जो अपने एक्सिस में रोटेशन कंप्लीट करती है वो रोटेशन कंप्लीट होती है 24 आवर्स में। ठीक है, अब ये दो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो पॉइंट्स हैं कि अर्थ ने अगर अपने ऑर्बिट के अंदर जो कि उसका सोलर सिस्टम का ऑर्बिट है उसके अंदर अगर रोटेशन कंप्लीट करनी है तो वो कितने टाइम में होगी, 365 डेज में। ठीक है, और अगर उसने अपने एक्सिस के इर्द गिर्द अपनी रोटेशन कंप्लीट करनी है तो वो होगी 24 आवर्स में। अब जैसे जैसे ये रोटेट करेगी अपने ऑर्बिट में वैसे वैसे इसकी जो शेप है वो लेस स्फेरिकल होती जाएगी, यानी कि ओवल लाइक होती जाएगी। और यही चीज़ मैटर करती है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो कितना है ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम इसका डिस्टेंस वाइज देखें कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि जब ये 365 डेज रोटेशन कंप्लीट करती है तो फिर आपके पास जो है वो चेंज होते हैं सीजन्स। ठीक है, और जब ये 24 आवर्स रोटेशन चेंज करती है तो फिर आपके पास चेंज होता है नाइट एंड डे। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जब इसने जो है वो ऑर्बिट के अंदर रोटेशन कंप्लीट करनी है तो वो कंप्लीट होगी 365 डेज में, और जब इसने अपने एक्सिस में करनी है तो वो कंप्लीट होगी तकरीबन जो है वो 24 आवर्स में। और उसमें आपके पास जो ड्यूरेशन चेंज होता है वो है डे एंड नाइट का। अब डिस्टेंस कैसे जो है वो वेरी करता है, इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ जी, डिस्टेंस के को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। एक टर्म हमारे पास है पेरी हेलियोन, ठीक है, और दूसरी टर्म हमारे पास है एपी हेलियोन। अब इनके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है। अब पेरी हेलियोन जो है इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है वो नियरेस्ट है टू द सन, अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन। अर्थ जो है वो सन के सबसे ज़्यादा करीब होगी, कितना करीब होगी, 91 माइल्स अवे, ये मिलियन माइल्स अवे होगी। ठीक है, और
यहाँ पे आपके पास ये जानना ज़रूरी है कि अर्थ के ऊपर ऐसा कौन-सा मंथ है जिसमें जो ज़मीन है वो सन के सबसे ज़्यादा करीब होती है, तो ये मंथ है आपके पास जनवरी। ठीक है? जनवरी के अंदर जो अर्थ है वो सन से तकरीबन 91 माइल्स अवे होती है और उसके बाद जो है सेकंड टर्म आपके पास है एपहेलियोन। अब एपहेलियोन के अंदर क्या होता है? इट इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन। फ्रॉम सन कितना दूर होती है ये? 95 मिलियन माइल्स अवे। और ये किस मंथ के अंदर होगी? जुलाई में। तो जुलाई में जो है ये जो हमारी अर्थ है ये सन से दूर होती है 95 मिलियन माइल्स अवे, और जो जनवरी है उसमें 91 मिलियन माइल्स जो है वो इससे अवे होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अर्थ जो है वो पेरिहेलियोन में सूरज के करीब होगी और ये जनवरी के अंदर होता है, और एपहेलियोन में ये सूरज से दूर होगी और ये जुलाई के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम अर्थ की रोटेशन की बात कर रहे थे, तो रोटेशन जो है अपने जो एक्सिस के इर्द-गिर्द रोटेशन है वो है 1000 माइल्स पर आवर। 1 घंटे के अंदर ये 1000 माइल जो है टाइम्स रोटेट करती है अपने एक्सिस में 24 आवर्स में, या फिर हम 24 आवर्स को 1 डे भी कह सकते हैं। और अगर हम इसकी जो है ड्यूरिंग रोटेशन देखें कि 365 डेज़ में जब इसने रोटेट होना है, तो ये 23.5 डिग्री जो है ये टिल्ट हो जाती है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन। ये तकरीबन तब होता है जब हमारे पास सीजन्स चेंज होते हैं कि अर्थ जो है वो 365 डेज़ में। अब होता कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी डायग्राम ड्रॉ करके बता सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है अर्थ और यहाँ पे हमारे पास है बिगेस्ट प्लैनेट सन, ठीक है? इसके अंदर हमने एक इमेजिनरी लाइन रखी, ये हमारे पास है नॉर्थ पोल और ये हमारे पास है साउथ पोल। अब होता क्या है कि इस नॉर्थ पोल ने जो है वो एक सीज़न में आना है सूरज के करीब, और जब ये करीब आएगा तो जो आपके पास साउथ पोल है वो इतना ही दूर चला जाएगा। तो जो रोटेशन है वो इस तरह से टिल्ट हो जाती है, और सिमिलरली दूसरे सीज़न में ऑपोजिटली अब जितना इसने इधर टिल्ट होना है उतना ही ये इधर होगा। तो ये तकरीबन होता है 23.5 डिग्री क्लोज टू द सन और अवे फ्रॉम द सन। जब आपके पास कंडीशन पेरिहेलियोन है तो 23.5 डिग्री अर्थ रोटेट हो रही है टुवर्ड सन, और तब इसका डिस्टेंस जो रह जाता है दरमियान में वो है 91 माइल्स अवे। फिर आपके पास आ जाता है एपेलियोन। इसमें क्या होगा कि ये जो आपके पास अर्थ है ये फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन चली जाएगी, इससे दूर चली जाएगी, और डिस्टेंस जो है वो 95 मिलियन माइल्स अवे, यानी कि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जुलाई के अंदर। तो ये जो टिल्ट होना इसकी जो रोटेशन है वो है 23.5 डिग्री की, कि अपने एक्सिस के अराउंड ये 23.5 डिग्री जो है ये टिल्ट हो सकती है। अब फिर नेक्स्ट हम आते हैं इसके टिल्ट होने के बाद इसके जो सीजन्स हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट तरह के सीजन्स, डे और नाइट के ड्यूरेशन जो हैं ये चेंज होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो अर्थ है, ठीक है? अब अर्थ में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक जो है वो डायग्राम की हेल्प से इसको प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी है। एक तरफ हमारे पास अर्थ है और दूसरी तरफ हमारे पास उतना ही और बिगेस्ट प्लैनेट है, उससे भी बड़ा सन, ठीक है? अर्थ को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने 2 पोल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं साउथ पोल, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल। अब होगा क्या? आप देखते हैं कि जब इसने अपने एक्सिस में रोटेट होना है, एक्सिस में रोटेट होना क्या होता है? अपने इर्द-गिर्द घूमना। और अपने जो ऑर्बिट में रोटेट होना क्या होता है कि यहाँ से चलना और सूरज के इर्द-गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करना, ये तकरीबन 1 साल में होता है। और जो अपने अराउंड हरकत करना है, ये होता है तकरीबन 24 आवर्स में, यानी कि 1 दिन में ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, और अपने ऑर्बिट में जहाँ पे बाकी भी प्लैनेट्स मौजूद है वहाँ पे ये अपना सर्कल कंप्लीट करती है 365 डेज़ में। अब जब ये रोटेट होना शुरू करती है तो जैसे-जैसे ये रोटेट करेगी तो 12 आवर्स जो होंगे, हम अगर कहते हैं कि डे हमारे पास है 12 आवर्स का जो है वो डे है, और नाइट जो है वो भी कितनी है 12 आवर्स की। तो अब होगा क्या
12 आवर्स में ये अपने आप को हाफ रोटेट करेगी। तो आधा हिस्सा जो सूरज की तरफ होगा वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा डे, और यहाँ पे क्या होगा नाइट। ठीक है, ये इसने अपने आप को अपने अराउंड हरकत करवाया, तो इसका वो आधा हिस्सा जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच रही थी, उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे दिन होता है, और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे नाइट होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, जब इसने हाफ रोटेट कर लिया, तो फिर अब दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा है सेकंड रोटेशन के अंदर क्या होगा, अब ये अपने आप को रोटेट करेगी। तो अब दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, नॉर्थ पोल वहीं का वहीं, साउथ पोल भी। अब हाफ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हाफ है, ये जहाँ पे डे है उसको हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था डे, और यहाँ पे क्या था नाइट। अब ये नाइट वाला यहाँ पे आ जाएगा, और डे वाला जहाँ पे अब नाइट चल रही है वो इस तरफ आ गया। अब आधा हिस्सा जो ये सनलाइट फेस कर रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा डे, और दूसरी जगह पे क्या होगा नाइट हो जाएगा। तो इस तरह से डे और नाइट का जो है वो सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, और ये तकरीबन 24 घंटों में अपने सर्कल को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास जो सीजन्स चेंज होते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो है वो पॉइंट है कि किस तरह से सीजन्स और वेदर जो है वो किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, हाँ जी, सीज़न्स को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है। सेम सिमिलर डायग्राम है जिस तरह से हम बाकी टाइम अर्थ को जो है वो ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास अर्थ है। अब होता क्या है सीजन्स में कि अर्थ, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 365 डेज होते हैं पूरे साल में, जिसमें से 6 मंथ्स में जो है वो नॉर्थ पोल इस तरफ टिल्ट करेगा, और 6 मंथ्स जो होंगे वो साउथ पोल। अगर जो पोल सूरज के ज़्यादा करीब होगा वहाँ पे समर होगा, और जो दूर होगा वहाँ पे विंटर की कंडीशन होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको हम कहते हैं, दिस इज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दिस इज अ साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब नॉर्थ पोल क्या करता है, जून से अगस्त तक, ठीक है, जून से 3 मंथ का तकरीबन ये ड्यूरेशन बनता है, फ्रॉम जून टिल अगस्त। जून से लेके अगस्त तक नॉर्थ पोल जो है ये टिल्ट हो जाता है कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, किस तरफ, सूरज की तरफ। जब ये जून से अगस्त में सूरज की तरफ जाएगा, तो तब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन होगी वो क्या होगी, समर। ठीक है, अगर ये 23.5 डिग्री सूरज के करीब गया है, तो इसका दूसरा पोल इतने ही डिग्री जो है ये सूरज से दूर जाएगा, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। अगर यहाँ पे समर है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर। ठीक है, तो जून से अगस्त तक जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर विंटर होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर क्या होगा, जो है वो समर होगा, या फिर कोल्ड वेदर होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर की रोटेशन को। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास क्या होता है, सिमिलर आपके पास डायग्राम है, हमारे पास डायग्राम है अर्थ की। ये आपके पास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपके पास है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है सन, ये आपके पास है सन। अब पहले कौन रोटेट हुआ था सूरज की तरफ, नॉर्दर्न। अब दूसरी में हम देखेंगे साउदर्न। साउदर्न हेमिस्फीयर अब यहाँ पे टिल्ट हो रहा है कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, किस तरफ, सूरज की तरफ। और यहाँ पे अब अगर ये सूरज की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, समर। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 23.5 डिग्री अब क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा, 23.5 डिग्री दूसरी तरफ टिल्ट हो गया। यहाँ पे अब कंडीशन क्या हो जाएगी, विंटर। ठीक है, और ये किस मंथ में, ये सर्कल किस मंथ में होता है, सितंबर से लेके नवंबर तक, फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। और ये वाला किस में था, जून से लेके अगस्त तक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आई थिंक कि मैं आपको जो है वो समझाने में कामयाब हुई हूँ कि दिसंबर से लेके आपके पास जो है वो फेब तक का जो ड्यूरेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो
सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है दिसंबर से लेके फेब तक, ठीक है। तो लेस डायरेक्टली और मोर डायरेक्टली, हाँ जी। तो सीजन्स की हम बात कर रहे थे, हमारे पास अर्थ है और उसके बाद हमारे पास है सन। अब होता क्या है कि जो हिस्सा सूरज की तरफ जाएगा वहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी समर की, और जो हिस्सा सूरज से दूर जाएगा वहाँ पे कंडीशन होगी विंटर की। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो दूर जाना या फिर जो करीब आने का जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन होता है 23.5 डिग्री। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून से लेके अगस्त तक सूरज की तरफ मुड़ जाता है, सूरज की तरफ रोटेट कर जाता है। तो जब ये सूरज की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, समर की। और जो जितना ये उसकी तरफ जा रहा है उतना ही इसका दूसरा पोल जो है वो सूरज से दूर जाएगा, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, विंटर की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा पोल आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब अगले 6 मंथ्स में नॉर्दर्न ने 23.5 डिग्री दूर जाना है और साउदर्न ने सूरज के करीब। जब साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज के करीब गया 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया समर, और जो दूर गया वहाँ पे आ गया विंटर। और ये किस मंथ में होता है, दिसंबर से लेके फेब तक। ये वाले हिस्से के अंदर जो है वो जो समर होगा वहाँ पे सनराइज लाइट जो होगी वो डायरेक्टली होगी, और जहाँ पे विंटर होगा वहाँ पे लेस डायरेक्टली रेज जो है सूरज की वो लेस डायरेक्टली पहुँचती है, मतलब सीधी नहीं पहुँचती, बहुत तेज़ नहीं होती, हल्की रेज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे विंटर चल रहा होता है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद जो है, अब हमारे पास समर और विंटर की बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर समर की, सॉरी, इसके अंदर हम बात करेंगे फॉल की, ठीक है, और स्प्रिंग की, क्योंकि हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं। तो अर्थ के ऊपर 4 सीजन्स हैं, तो हम बात करेंगे फॉल कब होता है और स्प्रिंग कब होता है। अर्थ के ऊपर जो आपके पास मंथ्स हैं, उन मंथ्स के अंदर आपके पास सितंबर से लेके नवंबर तक, ठीक है, सितंबर से लेके नवंबर तक दोनों हेमिस्फेयर जो होते हैं उनके अंदर सन रेज इक्वली पहुंचती हैं। नॉर्दर्न में भी उतनी ही पहुंचेंगी और साउदर्न में भी सन रेज जो है वो इक्वली दोनों पोल्स के अंदर जो है वो हिट करती हैं। तो इस वजह से अब हमने ये देखना है कि इन रेज के हिट करने से स्प्रिंग कहाँ पे होगा और फॉल कहाँ पे होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा इसके अंदर आपके पास क्या होगा, फॉल, और जो आपके पास साउदर्न है यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग। और ये किस मंथ में होता है, सितंबर से लेके नवंबर तक। दोनों हेमिस्फीयर में सूरज की शुआएं इक्वली पहुंचती हैं, जिस वजह से एक हिस्से के ऊपर जो है वो खज़ां होगा, फॉल होगा, और दूसरे हिस्से के ऊपर जो है वो बहार यानी कि जो है वो स्प्रिंग सीजन होगा। इसी तरह से आपके पास 2 मंथ और हैं जिनके अंदर आपके पास जो सूरज की रोशनी है वो इक्वली पहुंचती है, क्योंकि स्प्रिंग और फॉल ने भी आपस में इंटरचेंज करना है, आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस होना है। तो अब यहाँ पे नॉर्दर्न, साउदर्न, और ये आपके पास आ गया सन। आपके पास जो मंथ है इसमें मार्च से लेके मई तक, फ्रॉम मार्च टू मई, आपके पास होता क्या है, दोनों हेमिस्फीयर्स में सनशाइन इक्वल पहुंचती है, जिस वजह से नॉर्दर्न के ऊपर आपके पास अब क्या आ जाएगा, स्प्रिंग, और साउदर्न के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल। तो इस तरह हमने देखा कि कंपैरिजन में अगर हम देखें आप इस चीज़ को कि हमारे पास स्प्रिंग और जो फॉल है उसका क्या है, और जो आपके पास सीजन्स है। तो सीजन्स में मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि अर्थ का वो पोल जो सूरज की तरफ रोटेट करेगा वहाँ पे समर होगा, और वो पोल जो सूरज से दूर हटेगा वहाँ पे विंटर होगा। और एट अ टाइम सिर्फ एक ही पोल सूरज की तरफ जो है वो रोटेट कर सकता है। कितने डिग्री रोटेट कर सकता है, जस्ट 23.5 डिग्री। किस मंथ में नॉर्दर्न पोल सूरज के करीब जाता है, जून से लेके अगस्त तक। इसीलिए सूरज की शुआएं जो हैं वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हिट करती हैं और लेस डायरेक्टली हिट करती हैं साउदर्न हेमिस्फेयर को। सिमिलरली आपके पास फिर दोबारा से कंडीशन, अब ज़ाहिर है 6 मंथ का अगर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है विंटर, तो समर आ रहा है, तो यहाँ पे 6 मंथ का विंटर था। या फिर अगर आपके पास 4 मंथ का समर है तो 4 मंथ का विंटर। अब
होता कैसे है फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर दोबारा से अब जो पहले करीब था अब वो दूर जाएगा, पहले जो करीब था अब वो दूर जाएगा। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। अगर ये दूर जा रहा है इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? विंटर। और दूसरे वाला अगर दूर था तो अब वो क्या होगा? करीब कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा? समर। और मंथ कौन सा होगा? दिसंबर से लेके फेब तक। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि स्प्रिंग और फॉल, सितंबर से लेके नवंबर तक जो है वो सूरज की शुआएं दोनों हेमिस्फीयर में इक्वली पहुंचती हैं। यहाँ पे जो इक्वल है सन शाइन, सन जो है वो इक्वल है और यहाँ पे भी सन जो है वो इक्वल है। जब इक्वल है तो नॉर्दर्न वाले के ऊपर जो है वो फॉल होता है सितंबर से नवंबर तक, और स्प्रिंग जो है वो साउदर्न के ऊपर होता है। इसी तरह अब इन्होंने भी चेंज होना है। फिर मार्च से लेके मई तक आपके पास नॉर्दर्न के ऊपर जहाँ पे पहले फॉल था वहाँ पे स्प्रिंग, और जहाँ पे पहले स्प्रिंग था वहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल। तो इस तरह से जो सीजन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जो है वो एयर वाटर और लाइफ है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं। उसके बाद आपको ग्रासी प्लॉट्स मिलते हैं, फ्रेश नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलती है, ओशंस, लेक्स, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रेन है, स्नो है, आइस है, बहुत सारे लोग हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हर तरह की वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर मौजूद है। और बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक, यानी बहुत टाइनी से लेके बहुत लार्ज तक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। उसके बाद हमें अर्थ के ऊपर रॉक्स भी मिलती हैं, मेटल्स भी मिलती हैं। और अगर हम अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर देखें तो हमें इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 12,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट जो है वो इसका टेम्परेचर मिलता है। अर्थ की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि क्लाउड जो हैं अगर आते हैं तो हमारे पास बारिश और स्नो का बाइस बनते हैं। पानी जो है वो पौधों जानवरों को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। जो वॉल्केनोज़ हैं ऑन लैंड सैंड, गैस और डस्ट एयर के अंदर भेजते हैं। और अगर हम सांस लेते हैं और हम पानी पीते हैं तो ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ये दोनों सोर्सेज अर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं जो कि हमारे और बाकी जानदारों के काम आते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।